शानदार नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी श्रोताओं का, सुनने वालों को जो नियमित रूप से खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन को सुन रहे हैं, जो देश और दुनिया में देखा और सुना जा रहा है। और मेरे समक्ष है आज हमारे खास मेहमान, एक खास शख्सियत, समाज की एक बड़ी हस्ती, रमनपाल सिंह जी, पूर्व डीएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे समक्ष है। मैं खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी नमस्कार भाटी, आज हमारे मेहमान हैं और ये खटाना बुलेटिन टीम और खटाना बुलेटिन पूरे देश भर में, देश दुनिया में एक विचार, एक संदेश, एक जागरूकता अपने माध्यम से और समाज की उन शख्सियतों के माध्यम से वो आगे बढ़ा रहा है। तो उसी कड़ी में मैं पुनः स्वागत के साथ साथ डीएसपी साहब श्री रमन पाल सिंह जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप अपना परिचय दें और परिचय के साथ साथ ही आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के मूल निवासी हैं और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उस सब के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। श्री रमन पाल सिंह जी। जी नमस्कार। नमस्कार भाटी, जैसा आपने कहा है, मैं अपने बारे में थोड़ा सूक्ष्म परिचय दे दूं। मैं रमन पाल सिंह, गांव सिसोना, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके पश्चात हमारे पिताजी बहुत पढ़ाई के मामले में जागरूक थे। हालांकि हमारा गांव 7-8 किलोमीटर है मुजफ्फरनगर से, लेकिन उन्होंने हम तीनों भाइयों को हॉस्टल में रख के पढ़ाया। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हमारा एडमिशन कराया गया मुजफ्फरनगर, जहां टेस्ट के बाद एडमिशन होता था और टेस्ट फिर हॉस्टल में रखा गया। हॉस्टल में रह के हम लोग पढ़े हैं और उसके बाद डीएवी डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर से ही मैंने एमएससी फिजिक्स से पढ़ाई की और एमएससी फाइनल में ही मेरा एज सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया। सब इंस्पेक्टर से पहले मेरी इच्छा ये थी जीवन से ही, पूरे बचपन से, कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के बावजूद मैं रुड़की यूनिवर्सिटी हमसे कुल 30-40 किलोमीटर दूर थी, लेकिन कभी इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा। मन में बचपन से ही था कि फौज में जाएंगे, वर्दी पहननी है और कुछ नहीं करना है। तो कोई भी फॉर्म हमने फोर्सेस के अलावा नहीं भरा कभी। और आर्मी में सिलेक्शन भी हुआ 79 में। वो एक अलग कहानी है कि एनसीसी कोटे में हम सेलेक्ट हुए, सी सर्टिफिकेट। आपकी बात बीच में रोक रहा हूं। तो मुझे लग रहा है अभी आप परिचय में जो आपके पिताश्री हैं, उनका शुभ नाम, क्योंकि उस समय पे उनकी जो खास सोच रही है हॉस्टल में पढ़ाना और आपके, तो वो भी बताएं कि उनका शुभ नाम और किस गोत्र से हैं आप। जी भाटी जी, मैं तंवर गोत्र से हूँ। तोमर और तंवर एक ही बात है, तो हम लोग तोमर लिखते हैं। हमारे पूरे गांव में सभी लोग तोमर लिखते हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम चौधरी रतन सिंह था और वो विनोबा भावे जी के भूदान यज्ञ से जुड़े हुए थे और उन्हीं की देन है हमारे गांव का ग्राम पंचायत घर जो है वो उन्होंने भूदान के माध्यम से ही उसका निर्माण कराया था। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी को उस समय गांव में उसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, जब मुख्यमंत्री जी का आना एक महत्वपूर्ण कितनी खास जानकारी थी ये जी। विनोबा भावे जैसी हस्ती और डॉक्टर संपूर्णानंद जैसी शख्सियत जो है आपके पिताजी की बहुत मतलब संपर्क में रहे हैं। आपके फादर और उनकी प्रेरणा, उनकी चीजें जो है आपके अंदर आई हैं। जी जी रमन पाल जी, निश्चित रूप से मेरे पिताजी ही मेरे रोल मॉडल रहे हैं जी। उन्होंने कभी गलत बात और गलत लोगों से समझौता नहीं किया। आपकी और माता संभव हुआ तो विरोध किया, नहीं संभव हुआ तो किनारा किया। जो माता जी हैं आपकी, जी, उनका भी तो जिक्र होना अभी जरूरी है। माता जी के बिना तो अधूरा है सब कुछ। साहब मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरी माता
जी स्वर्गीय बिशंबरी देवी, वो ग्राम फपुंडा, जनपद मेरठ की रहने वाली थी और जी उनके एकमात्र छोटे भाई थे डॉक्टर विशंबर सिंह, जो चेयरमैन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहे और 2 बार विधायक भी रहे, एक बार खेकड़ा से और एक बार सरधना से, मेरठ से। तो वो उनकी बड़ी बहन थी और उस समय की कुरीतियों के अनुसार डॉक्टर साहब ने तो उस समय एमए, एलएलबी, पीएचडी की, किंतु हमारी माताजी नहीं, कम पढ़ी लिखी हुई थी, या ये कह लीजिए कि आज की तारीख में कि नहीं पढ़ी लिखी थी और जी वो जी दर्द कहीं ना कहीं उनके मन में था ना पढ़े होने का और उन्होंने अपना जी जान एक किया कि हम किसी तरह पढ़ सके। जी जी आपके आपने के फैमिली में आपकी धर्मपत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा आप बताएं। जी, पहले तो मैं अपने भाइयों से शुरू करता हूँ। जी मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर केपी सिंह, जो वेटनरी डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं और मेरे से 14-15 साल बड़े हैं और वो पिताजी के बाद पिताजी के समान ही है मेरे लिए। और उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, वो बड़े भाई साहब मुजफ्फरनगर रहते हैं, उनका बेटा इंजीनियर है रायपुर में और जो स्मार्ट सिटी बन रही है वो उसको दिखवा रहा है, मोहित तोमर। और जी और जो छोटे भाई हैं वो गांव में रहते हैं, नोटरी भी हैं, गांव का खेती बाड़ी और बाग वगैरह सब वही देखते हैं और अपना वकालत का पेशे से भी जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, सब कुछ वही संभाल रहे हैं गांव में। जी और उनका बेटा बेंगलोर में है, इंजीनियर है वो, उनके बेटे की वाइफ भी इंजीनियर है और मेरे 2 बेटे हैं, जो एक बेटा कनाडा में है, वो इन्फोसिस के साथ है, सीनियर मैनेजर के पद पे है और जी उसने बीटेक और एमबीए किया है। छोटा बेटे ने भी बीटेक एमबीए किया है, वो एनआईसी के साथ है दिल्ली में, शास्त्री पार्क। और हम और वो साथ साथ यहीं ग्रेटर नोएडा में दिल्ली पुलिस सोसाइटी में रहते हैं जी और तो ये हमारे पारिवारिक है परिचय। और एक परिचय और छूट रहा है आपसे, जी जो खास परिचय है, आपकी जीवन संगनी, आपकी जीवन साथी। अच्छा तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरी श्रीमती कुसुम भाटी, पूर्व में और वर्तमान में कुसुम तोमर, जी वो मैत्रेयी कॉलेज की ग्रेजुएट हैं, जी 77 की। और अब 79 में हमारी शादी हुई और इतना लंबा समय जो पुलिस जैसे विभाग में गुजरा है आसानी के साथ, उसमें जी उनका महती योगदान है। और अगर लेखन की प्रवृत्ति में भी मुझे समय मिल पाया या माहौल मिल पाया तो ये उनकी देन है कि परिवार वो संभाले रही और दाएं बाएं के कार्य में हमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आपकी जो जीवन की गाड़ी है, एजुकेशन भी आपकी बेहतर से बेहतर हुई है और परवरिश तो बेजोड़ है, लाजवाब है। आपके पिता जो है मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भी और उनका की जो सोच है वो भी बहुत शानदार रही है। तो ये सब जो आपको मिला है विरासत में, और आपने भी आगे उसको बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयास किया है। बच्चे कामयाब हुए, आपका पूरा परिवार वेल सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है। तो ये सब जो आप कर पाए हैं, तो इसमें कहीं कुछ संघर्ष की जो झलक है उसे थोड़ा-सा आप शेयर करें, बताएँ कि आपने सर्वाइव जो किया है, संघर्ष है। भाटी जी, संघर्ष जैसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आई, ईश्वर की कृपा से आर्थिक जी, रूप से संपन्नता रही, पहले से कोई इस तरह की समस्या नहीं रही। और बुजुर्गों का और भाइयों का भी सबका क्लियर विजन रहा है कि एजुकेशन के बिना आगे आने वाले समय में कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, सेवा काल में जरूर कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हम ईश्वरवादी हैं और ईश्वर पर विश्वास करके अपना कर्म करते रहे हैं। समस्याएं बहुत बहुत बड़ी आई हैं, जिनको जिनसे घबरा के उनसे हथियार भी डाले जा सकते थे, लेकिन कभी घबराए नहीं। एक आध जिक्र करिए, एक आध जिक्र अपना बताइए अपने सर्विस काल में जो संघर्ष का दौर रहा है। जी, सबसे बड़ी घटना हमारे साथ हुई आगरा में। मैं थानाध्यक्ष सिकंदरा होता था वहां पे। उस समय एक पनवारी कांड हुआ था जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना।
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, माननीय राजीव गांधी जी विपक्ष के नेता थे, सोनिया जी, राजीव जी सब पहुंचे थे घटनास्थल पर। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी आयोग जो थे उस समय के विपक्ष के नेता या कुछ तरह तमाम आयोग बने हुए थे, कोई भी आयोग ऐसा नहीं था जिसने वहां जाके विजिट ना किया हो। वो एक वर्ग संघर्ष था और उसमें 5 कंपनी पीएसी और पूरे जनपद का फोर्स होने के बावजूद हम लोग घिर गए थे और आर्मी को अलर्ट करना पड़ गया था। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी घटना रही होगी। और उससे भी अच्छे अधिकारी थे उस समय, हमारे एसएसपी करमवीर सिंह होते थे, बहुत ही जीवट के व्यक्ति हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं। वो बात की अलग बात है, वो कभी समय मिला बताएंगे। तो उनके सानिध्य में हम लोगों ने ईश्वर पर ध्यान रखते हुए बड़ी अपनी लगन और मेहनत और जीदारी से उसको फेस किया। और उसके बाद उस समस्या से, जो बहुत ही बड़ी समस्या थी, और उसका मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत ही तेज तर्रार नेता रहे हैं। उन्होंने घटनास्थल का विजिट किया था और मैं मौके पे ही था। तो जब घटना का विजिट करके वो आए तो मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले बेटा कितने साल की सर्विस है? मैंने कहा साहब 7-8 साल की सर्विस है, तब मैं दरोगा ही होता था। उन्होंने कहा शाबाश, मैं पहला मौका देख रहा हूं कि पुलिस फायरिंग में लोग मरे हैं और पुलिस की बुराई नहीं कोई कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनका था उस समय। तो मैं सब ईश्वर की कृपा ही कहूंगा, वरना जहां जान बचाने के लाले पड़ रहे थे वहां तारीफ सुनने को मिली और लोग ना ये पक्ष ना वो पक्ष कोई बुराई के लिए नहीं आया। ये सब ईश्वरीय देन थी। कहना एकदम बिल्कुल सटीक होगा कि पुलिस की भी परीक्षा होती है। जी बिल्कुल परीक्षा होती है जी भाटी जी। ये परीक्षा आपने कहा तो एक शेर मुझे याद आ गया है जी कि जब जुल्म होते हैं जमाने के लिए, हम बुलाए जाते हैं आजमाने के लिए। क्या बात, अगर परीक्षा में फेल हो गए तो कौन बुलाने वाला है फिर? जी 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 जी। अच्छा, दूसरा, आप किस पोस्ट से आपने ज्वाइन किया था? मैंने 1980 में ट्रेनिंग में गया था साहब। मैं 10 जुलाई 1980 को आज भी याद है मुझे। और मुझे वो शब्द भी याद है जो ट्रेनिंग में जाते हुए 9 जुलाई 1980 को पिताजी ने कहे थे कि बेटा हमारे परिवार से तू पहला व्यक्ति है जो पुलिस में जा रहा है। तेरा मन हो तो चला जा, ना मन हो तो मत जा। तेरे लायक यहाँ बहुत कुछ है, भूखा नहीं रहेगा। मैं हंसने लगा। मैंने कहा जी अब मैं जा ही रहा हूँ, फिर आगे जाके वहां प्रयास करता रहूंगा। कम से कम दरोगा तो हो गया, उसके बाद कोशिश करेंगे कुछ और बन गए तो। पीसीएस भी दिया लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए। सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए आप? जी। तो उन्होंने मुझे कुछ शब्द कहे थे जो मैंने मंत्र की तरह, मुझे आज भी याद है। आज करीब 45 वर्ष बाद दोहरा रहा हूँ। 43 वर्ष बाद, तो इसका मतलब है कि मुझे आज भी याद है वो। उन्होंने कहा था कि पुलिस विभाग की छवि बहुत अच्छी नहीं है, तुम उसमें जा रहे हो। अगर कभी कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जिससे खानदान के नाम को बट्टा लगे तो वापस आ जाना, तेरे लायक बहुत कुछ है। क्या बात। तो मैंने अगर सर्विस में कुछ किया है तो कोई अलग से कुछ नहीं किया, बस अपने पिताजी के उस दिए हुए वचन को निभाता रहा कि कोई काम ऐसा ना हो जाए जिससे खानदान के नाम को बट्टा लग जाए। और ईश्वर ने बड़ी महती कृपा की कि मैं उसे निभा पाया। काजल की कोठरी से भी जो है बेदाग निकले। जी मुझे तो पता नहीं, मैंने कोशिश की ना लगे दाग। बाकी और लोग बताते हैं दाग, आगे पीछे का दाग तो दिखाई नहीं देता, सामने का तो खुद भी देख लेता आदमी। बाकी कोशिश की है कि ना लगे। आप एक सफल व्यक्तित्व है, अपने जीवन का सफल व्यक्तित्व है, और आप सफल पुत्र भी, कामयाब पुत्र हुए, होनहार पुत्र भी बने अपने पिता के। और अपने परिवार की, जैसी आप पृष्ठभूमि बता रहे हो, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वेल सेटल्ड हैं। और ये भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुर्जर समाज में आपके परिवार को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। और आपके भतीजे हैं मोहित तोमर, जिसको आप रायपुर मध्य प्रदेश में जो इंजीनियर हैं, वो भी समाज के लिए काफी बड़ा काम उन्होंने किया है और लगातार कर नोटिफाइड ट्राइब पर काम कर रहा हो। जीवट जो है व्यक्ति है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पूरे परिवार का ही एक तरह से सामाजिक जो ताना बाना है, पारिवारिक जो ताना बाना है, वो विशेष है। और आप तो लेखक भी हैं और कवि भी हैं। ये तो आपका एक पहलू है शिक्षा का और सर्विस का। जी। आपने कहा
डंडे चलाए, कहाँ क्या चलाया या जो भी है वो, लेकिन एक मतलब बैलेट और बुलेट का व्यक्ति और व्यक्तित्व फिर कलम उठाता है और अपनी कलम से जो अपने भावों को पिरोकर और शब्दों में तब्दील करके उस धारा को जब प्रवाह करता है, तो मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि जो है आप फनकार है, कलमकार हैं, तो एक कविता या जो भी आपको वो सुनाना है, तो हमारे दर्शक जो है आतुर हैं और मैं बिल्कुल पूरी तरह से आतुर हूं, क्योंकि मुझे भी ये रोग है कलम का। तो पहले ही कह रहा हूं, इरशाद आप अपनी रचना सुनाएं, अपनी रचना पढ़ें। हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि मां सरस्वती की कृपा हो और कलम का रोग सभी को लगे। जी जो कलम बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है, जमाना डिजिटल होता जा रहा है, तो जी कलम का रोग तो बहुत अच्छा रोग है साहब, ये लगना चाहिए। जी और हम पे माँ की कृपा हुई है थोड़ी सी, तो लिख पढ़ लेते हैं। और जैसा आपका आदेश हुआ है, मैंने वैसे तो मैं आदेश नहीं, आग्रह है, आग्रह है। जी, मैंने पुलिस वाला हूं तो पुलिस पे भी एक गीत लिखा है। जी और सबको कर्णप्रिय भी होना चाहिए, खाली भाषण और ज्ञान से कोई मतलब नहीं, ज्ञानी हर कोई है। तो मैं ये जी पुलिस वाला गीत आपको सुना दे रहा हूँ जो पुलिस पे लिखा गया है। जी जो पुलिस का एक्चुअल, पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जी दुर्भाग्य से जो खराब चेहरा है वो अपने को एक्सपोज करता रहता है समय समय पे, और जो अच्छे लोग हैं वो कहीं नेफ्थ में पर्दे में छुप जाते हैं। तो पुलिस और जनता का सहयोग अगर हो जाए तो फिर उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। और उसके लिए जरूरी है कि आपस में दोनों में तालमेल हो, और तालमेल के लिए एक दूसरे का विश्वास हो, और उस विश्वास को जगाने के लिए ये कविता मैंने लिखी है। गीत जी कहिए, गीत लिखा है, तो ये जी जी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी सर। ये आपने भी शायद सुनी होगी या देखी होगी, शहीद पिक्चर थी पुरानी, जी मनोज कुमार की। उसमें एक गाना आया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो जी उससे जी जी अच्छा गाना मुझे कोई लगता नहीं। और वहीं से उठा के मैंने ये पुलिस वाला गाना लगाया। अब जी बसंती चोला रंगने के समय पर तो हम नहीं थे, होते तो हो जी सकता है उनमें हमारा भी नाम होता। लेकिन हाँ, चोले को हमने एक अलग रंग दिया जिसको खाकी कहते हैं, और वो जो खाकी चोला रंगा गया है, फिर उस पर ये गीत बन के आया। जी मेरा रंग दे खाकी चोला माए, रंग दे खाकी चोला माए, रंग दे खाकी चोला। क्या बात। दे खाकी की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला माए, रंग क्या दे खाकी क्या बात, क्या चोला माए, बात। रंग देखा की चोला। इस खाकी को पहन के हम तो मिट गए इसकी आन पे, इस क्या बात, क्या खाकी को पहन के हम तो मिट गए इसकी आन पे। अमन चैन की खातर खाकी खेले अपनी जान पे, बात, क्या अमन बात, चैन की खातिर खाकी खेले अपनी जान पे। बहुत दुनिया से अपराध मिटे, दुनिया से अपराध मिटे, अब हर कोई ये बोला माए, क्या बात, क्या रंग बात। देखा की चोला माए, रंग देखा की चोला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे सब शान से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहे सब शान से। प्रेम और सौहार्द बढ़े बस मेरे हिंदुस्तान में, प्रेम और सौहार्द बढ़े बस मेरे हिंदुस्तान में। खत्म करो ये कट्टरपंथी, हर कोई ये बोला माए, रंग देखा की चोला माए, रंग देखा की चोला। नक्सल भारत के हो या आतंकी पाकिस्तान के, नक्सल भारत के हो या आतंकी पाकिस्तान के, जब भी सामना होगा हमसे जाएंगे वो जान से, जब भी सामना होगा हमसे जाएंगे वो जान से। बस
बस वो ही बच पाएगा जो, बस वो ही बच पाएगा जो वंदे मातरम बोला माए। क्या बात, रंग क्या बात, क्या देखा बात। की जय हिंदुस्तान, जय चोला भारत, माए, जय भारत, रंग जय भारत। देखा की चोला क्या बात, माए, क्या बात। रंग देखा क्या की चोला। खाकी का जुनून सर चढ़ के बोलता है कलमकार को, जो जिसने पूरा जीवन अपना खाकी को दिया, वर्दी को दिया, पुलिस को दिया, और वही जुनून जो है आज भी शुमार है और वो खुमारी गई नहीं है। तो क्योंकि हालांकि बाकी जो हमारे प्रोग्राम और शख्सियत के रहते हैं उनका समय, लेकिन आपको एक और रचना सुनाने का, मतलब इसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक और रचना आप सुनाए। चलो साहब, अच्छा ये तो मेरी खाकी के ऊपर थी। जी अब मैं एक थोड़ी एजुकेशनल, जी जी क्योंकि आपने देखा होगा इतने लोग अपराध से नहीं मारे जाते जी जितने रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जी 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 रोड एक्सीडेंट में बहुत लोग मारे जाते हैं, तो उसके लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। जी और उसी लाइन में मेरा एक प्रयास है, ये गीत जो मैंने लिखने की कोशिश की है। और एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर का डायलॉग था कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, अच्छा तो हमने उसको ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मोड़ दिया। जी जहां भी हम लोग लेक्चर वगैरह देते थे ट्रैफिक के बारे में, कहते थे ये कि भाई तो हम जहां भी गलत खड़े होते हैं जाम वहीं से शुरू होता है। अच्छा हम जहां भी गलत खड़े होते हैं जाम वहीं से शुरू होता है, जी तो गलत ना खड़े हो तो जाम नहीं लगेगा। अगर हमें बिना जाम के चलना है तो खुद गलत बिल्कुल खड़े होना बंद कर दे, जाम नहीं मिलेगा। हमें खुद को रूल फॉलो करें। जी, जी तो उसी लाइन पे ये गीत है आपकी। जी मैं तो सोच रहा था एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन आप छोड़ने वाले नहीं लग रहा मुझे। नहीं, तो क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया मैं तो इस बीमारी का शिकार हूँ, तो जी जी, कैसे छोड़ूं। चलिए, ये तो सभी भाई जो देख रहे होंगे इस शो को, उनको और आपको विशेष रूप से समर्पित है। जी लाखों मरते सड़कों पर, तेरा कहीं उनमें जिक्र ना हो। लाखों मरते सड़कों पर, एक साल में जी लाखों लोग मर जाते हैं साहब। जी जी लाखों मरते सड़कों पर, तेरा उनमें कहीं जिक्र न हो। चालानों की छोड़ के चिंता, चालानों की छोड़ के चिंता, तुम जीवन की फिक्र करो। बिल्कुल चालान की बिल्कुल चिंता मत करो, जीवन की फिक्र करो। जी जी चालानों की छोड़ के चिंता, तुम जीवन की फिक्र करो। लाखों मरते सड़कों पर, उनमें तेरा कहीं जिक्र ना हो। सीसीटीवी दिख जाए तो थोड़ा धीरे हो जाते हैं। हकीकत सीसीटीवी है। दिख जाए तो थोड़ा धीरे हो जाते हैं। वरना बना जहाज गाड़ी को, वरना बना जहाज गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाते हैं। वरना जी बना जहाज गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाते हैं। है अनमोल तुम्हारा जीवन, है जी अनमोल तुम्हारा जीवन, यूं ना तुम बेमौत मरो। है अनमोल तुम्हारा जीवन, यूं ना तुम बेमौत मरो। लाखों मरते सड़कों पर, उनमें तेरा कहीं जिक्र ना हो। अपना होश नहीं जिनको, जो कुछ भाई शराब वराब पी के गाड़ी चलाते हैं, अपना हम्म। होश नहीं जिनको, क्यों वो सड़कों पर आते हैं। अपना होश नहीं जिनको, क्यों वो सड़कों पर आते हैं। सबके लिए तो खतरा है, खुद भी अक्सर मर जाते हैं। सबके हम्म। लिए तो खतरा है, खुद भी अक्सर मर जाते हैं। जी रोको और बचाओ उनको, रोको और बचाओ उनको, हर जीवन की कदर करो। लाखों मरते सड़कों पर, उनमें तेरा कहीं जिक्र ना हो। बिल्कुल हेलमेट और बेल्ट सुरक्षित रखें, लाखों जान बचाते हैं। हेलमेट और बेल्ट सुरक्षित रखें, लाखों जान बचाते हैं। अफसोस सिर्फ चालान बचाने को, अफसोस सिर्फ चालान बचाने के लिए ही हम लगाते हैं। अफसोस सिर्फ चालान बचाने के लिए ही हम लगाते हैं। अच्छे काम सभी जीवन में, अच्छे जी काम सभी जीवन में, जितने भी हो शीघ्र करो। अच्छे बिल्कुल काम जीवन में जितने भी हो शीघ्र करो। लाखों मरते सड़कों पर, उनमें तेरा कहीं जिक्र ना हो। करना हो। जिन विषयों की नहीं जरूरत अक्सर पढ़ाए जाते हैं, जिन जी विषयों की नहीं जरूरत अक्सर पढ़ाए जाते हैं। जीवन के रक्षक जो बने, वो पाठ पढ़ाए कब जाते हैं। जीवन के रक्षक जो बने,
वो पाठ पढ़ाए कब जाते हैं? जीवन रक्षक विषयों का पाठ्यक्रम में जिक्र करो, और लाखों बिल्कुल। मरती सड़कों पर उनमें तेरा कहीं जिक्र ना हो। चालानों की छोड़ के चिंता, तुम जीवन की फिक्र करो। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। प्रेरणा प्रेरणा है, और लोगों को आगाह किया है, सचेत किया है कि अपने जीवन ये अनमोल है, इसको बेवजह जाया मत करो और रूल फॉलो करते रहो। आपने तो आज समा बांध दिया, ये बेजोड़ है। पहली जो आपका गीत रहा वो अपने आप में जुनून से परिपूर्ण गीत आपने सुनाया है, और ये जो है प्रेरणा और प्रेरक है, लोगों को पाठ पढ़ाया है कि आपको ऐसा होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो मैं डीएसपी साहब, इसके लाइव के कंक्लूड होने से पहले मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप देश और समाज के नौजवानों को और बेटे और बेटियों को खास तौर से, जो जी। आज जीवन की उस मोड़ पर है कि किधर रास्ता खोज रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, और कुछ नौजवान तो इस कदर जो है, मतलब ये समझिए कि बदहवासी में, रोडों पर उद्दंडता में, और जैसे कोई इधर की हवाई तो इधर को बह गई, इधर की हवाई इधर को बह गई, तो उन्हें कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है। तो मैं आपसे विशेष आग्रह के साथ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, जैसा आपने अपने शो का नाम रखा है शख्सियत, जी। तो हम तो शख्सियत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बताने के लिए आज जरूर गए हैं आपके आदेश पर। लेकिन इस शख्सियत से एक बात उभर के आती है कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति को, और अब विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, हमारी शख्स बनकर जिंदा नहीं रहना है, शख्सियत बनकर जिंदा रहना है। क्योंकि शख्सियत शख्स एक दिन चला जाएगा और शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। क्या बात, अमिट शख्सियत बात हमेशा है। जिंदा रहती है, और शख्सियत बनने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि स्विच ऑन ऑफ किया और शख्सियत बन गए। शख्सियत बनने के लिए आपको, जो आप निश्चित करते हैं अपनी क्षमता को आंकते हुए, अपने योग्यता को आंकते हुए, जो आप बनना चाहते हैं उस मार्ग पर आपको चलना होगा, उस मार्ग पर आपको मेहनत करनी होगी। 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं शख्सियत बनने के लिए। नॉलेज, आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी कितनी है? नॉलेज भी है, लेकिन आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव युग है। दुनिया में 7 अरब की आबादी में आपको अपना स्थान बनाना है, तो उन 7 अरब की आबादी में स्थान बनाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे से अधिक आपको प्रूव करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरे, आपके पास ज्ञान भी है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन आपका रुझान नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, आपका दृष्टिकोण नहीं है। दृष्टिकोण कुछ और है और बनना कुछ चाहते हैं। तो आपके लिए हार्डवर्क, नॉलेज और एटीट्यूड, तीनों के सामंजस्य से आगे बढ़ना होगा। और जब तीनों के सामंजस्य से आदमी आगे बढ़ेगा, हार्डवर्क करेगा, उसके पास नॉलेज होगी, उसका दृष्टिकोण होगा, उसको कंसेप्ट क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से फौजी बनना चाहता था, भले ही फौजी नहीं बन पाया, लेकिन पहनी वर्दी ही है, पहनी वर्दी ही है। और वो फौजी आज भी जिंदा है अंदर कहीं ना कहीं, उसको मरने नहीं दिया, वर्दी का रंग जरूर बदल गया है, वो कलम के साथ जिंदा है। जी जी, वो अनुशासन हर जगह दिखाई देता है, क्योंकि जनून के साथ जिंदा है। अनुशासन साहब, अनुशासन, हाँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन सिर्फ पुलिस और मिलिट्री के लिए नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासित रहना है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को जब पृथ्वी पर भेजा है तो अनुशासित तरीके से भेजा है। 7 अरब लोगों को एक ही तरीके का बनाया है। कान अगर यहाँ है सबके यही है, नाक यहाँ है तो यही है, आंखें 2 हैं तो 2 ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, अनुशासित तरीके से आया है। जब ईश्वर ने अनुशासित भेजा है तो हम अनुशासनहीन कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। डीएसपी साहब, आज का जो सेशन है बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरक रहा है, और जो आपने संदेश नौजवानों को दिया है, इस समाज और पूरे देश के समाज के बेटे बेटियों को, नौजवानों को जो संदेश दिया है वो काबिल तारीफ है, और जरूर इसका असर दूर तक जाएगा।
और जब शब्द एक प्रवाह के साथ जब प्रकृति में जाता है तो उसके प्रभाव बहुत लंबे जाते हैं। तो आज का ये सेशन इस संभावनाओं के साथ, इस प्रेरणा के साथ, और ये समाज राष्ट्र निर्माण में इसकी विशेष भूमिका है, हमेशा से रही है, और इस समाज का नौजवान इस बात को समझेगा और आपकी बताई हुई उन तमाम रास्तों पर चलेगा और आपके जीवन की जो प्रेरणाएं हैं उन प्रेरणाओं को वो स्वीकार करेगा। इस तमाम बातों के साथ, उम्मीद के साथ कि कल कोई उम्मीद का नया सूरज उगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका नमस्कार, आभार। जय हिंद। नमस्कार।